हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, इसका बार बार जिक्र आ रहा है। तो हाई क्वालिटी प्रोटीन जैसे आपने पहले भी देखा कि वो है that contains all the essential amino acids in relatively the same amounts and proportions that human beings require. It may or may not contain all the non-essential amino acids. तो हाई क्वालिटी में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो है या नहीं है, क्योंकि वो हमारी बॉडी इजीली बना सकती है। असल मसला आता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स का, जो सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोटीन ही दे सकती है। ठीक है, और ये कौन सी होती है प्रोटीन? द फूड्स डिराइव फ्रॉम द एनिमल्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोटीन। एनिमल का क्या इससे ताल्लुक है कि ह्यूमन टिश्यू जो है वो बिल्कुल एनिमल टिश्यू की तरह होता है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन टिश्यू के जो प्रोटीन है उसको बेहतर तौर पर एनिमल फूड ही बना सकता है। ठीक है, एनिमल फूड की प्रोटीन ही हेल्प कर सकती है हमारी प्रोटीन बनाने में। एनिमल फूड की एग्जांपल्स क्या हैं? मिल्क, मीट, एग्स, चीज हो गया, योगर्ट हो गया, ये सारे हाई क्वालिटी प्रोटीन है। जेलेटिन जो है वो इसमें एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उसमें ट्रिप्टोफैन नहीं होता। तो अगर कोई बंदा सिर्फ जेलेटिन पे ही डिपेंड करता है तो ऑब्वियसली उसको ट्रिप्टोफैन नहीं मिलेगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस फिर से वही प्रोसेस है कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। Proteins from plants जो है have more diverse amino acid patterns and tend to be limiting in one or more essential amino acids। इसीलिए हम प्लांट की प्रोटीन को लो क्वालिटी प्रोटीन कहते हैं, या इनकम्प्लीट प्रोटीन भी हम इसको कहते हैं। जैसे लो क्वालिटी प्रोटीन के एग्जांपल है कॉर्न प्रोटीन। इसके अलावा जो प्लांट प्रोटीन हैं वो वेजिटेबल है, नट्स, सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं। तो अगर आप बैलेंस्ड अमाउंट में वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स लेते हैं, कोई वेजिटेरियन अगर इसको बैलेंस अमाउंट में लेता है तो वो हाई क्वालिटी प्रोटीन बन जाती है। उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह हाई क्वालिटी प्रोटीन बन जाएगी। अ फ्यू अदर्स आर हाई क्वालिटी, फॉर एग्जांपल सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड्स की सही अमाउंट मौजूद है, तो ये भी हाई क्वालिटी प्रोटीन आएगी। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स, क्या आप प्लांट सोर्सेज से भी लेते हैं और एनिमल सोर्सेज से भी प्रोटीन लेते हैं, तो जब वो आप उसको मिलकर जब अपनी डाइट में लेना शुरू कर देते हैं तो जो अमीनो एसिड्स प्लांट्स में नहीं थे वो आपको एनिमल से मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो एनिमल्स में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं थे तो वो आपको वेजिटेबल प्रोटीन से मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं दैट दे सर्व एज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। किसी भी 2-3 फूड्स की जो प्रोटीन कॉम्बिनेशन है वो आपस में एक दूसरे की प्रोटीन डेफिशिएंसीज या अमीनो एसिड की डेफिशिएंसीज को कंपेंसेट कर रहे होते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स का। Vegetarians can receive all amino acids they need over the course of day by eating a variety of whole grains। अब वेजिटेरियंस के पास क्या वे है अमीनो एसिड्स को कवर अप करने का कि वो होल ग्रेन्स लें, लेग्यूम, सीड्स, नट्स, वेजिटेबल्स लें, तो उनको फिर ऑब्वियसली मीट या मिल्क की जरूरत ही नहीं होगी और उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो इस डाइट से पूरी हो जाएगी। तो इट विल सर्व एज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। ये डाइट इनको कंप्लीट रेंज ऑफ अमीनो एसिड दे सकती है। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे ब्लैक बीन्स एंड राइस हैं तो दोनों लो क्वालिटी हैं, लेकिन जब आप इनको इकट्ठा मिला के लेंगे तो जो अमीनो एसिड्स ब्लैक बीन में नहीं थे या राइस में नहीं थे वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट होके आपको मिल सकते हैं और आपकी सारी डेफिशिएंसीज जो हैं वो खत्म हो सकती हैं। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोटीन्स, नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द रिकमेंडेशंस। सो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि अगर आप 2000 किलो कैलोरी के हिसाब से देखें तो उसमें 20 to 35% ऑफ द टोटल एनर्जी शुड कम फ्रॉम फैट्स एंड 45 to 65% ऑफ द टोटल एनर्जी शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो रिमेनिंग एनर्जी रह जाती है दैट इज 10 to 35% वो आएगी हमारी प्रोटीन से, और इसका जो कि आरडीए बन जाता है 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। यानी कि अगर कोई 70 केजी का पर्सन है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, जो कि आता है हमारे पास 56 ग्राम। तो एक 70 केजी पर्सन को 56 ग्राम्स प्रोटीन डेली अपनी डाइट में चाहिए होते हैं। लेकिन जो ये आरडीए है ये इन्फेंट्स, चिल्ड्रन के लिए और इसके अलावा जेस्टेशनल पीरियड में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, उनका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है, न्यू टिश्यू सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, तो इस वजह से उनका आरडीए जो है 0.8 से थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके बाद द प्रोटीन आरडीए इज सेम फॉर एथलीट्स एज फॉर अदर्स। एथलीट्स में ये है कि अगर तो उनका वर्किंग स्केड्यूल, एक्सरसाइजिंग स्केड्यूल जो है वो काफ़ी टफ है, वो एलीट एथलीट्स हैं, तो उनका आरडीए जो है वो 0.8 से स्लाइटली बढ़ जाता है। इसके अलावा जब इंजरी होती है या वुंड्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि वॉर्न आउट टिश्यूज की सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है, जो लॉसेस हो रहे होते हैं प्रोटीन के उसके लिए चाहिए होता है। जो बर्न्ड पेशेंट्स होते हैं या कोई किसी को इंजरीज आई हैं, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है, तो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स जो है वो काफी बढ़ जाती हैं, यानी उनकी 0.8 से लेके 1 to 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट तक बढ़ जाती हैं। और उसके अलावा जिन लोगों का बॉडी वेट ज्यादा होता है या जिनकी हाइट ज्यादा होती है उनमें भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है, उनको अपने टिश्यू केयर एंड बिल्ड करने के लिए भी ज्यादा प्रोटीन चाहिए होगी। अगर एक हेल्दी पर्सन जो है वो इस नॉर्मल रिकमेंडेशन में रहे तो इट्स गुड फॉर हिम, लेकिन अगर आप इस रिकमेंडेशन से यानी कि 0.8 ग्राम से बढ़ जाते हैं अपनी डेली लाइफ में तो इससे कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप अपनी प्रोटीन इंटेक 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज्यादा कर देते हैं और आप एक एथलीट भी नहीं है, ना ही आपको कोई इंजरीज हैं और ना ही कोई इस तरह का और प्रॉब्लम है जिसमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए होती है,
तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा फैट भी आप लेना शुरू कर देते हैं। एंड द एक्स्ट्रा प्रोटीन एंड एक्स्ट्रा फैट इज ऑब्वियसली स्टोर्ड एज फैट। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो आप एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं वो आपके मजीद प्रोटीन बनाए, नहीं, आपके अंदर जेनेटिक कोड जो है वो फिक्स्ड है। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की वजह से हो चुका होता है। जब एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको सारे मिल गए तो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है वो कोई मजीद नए प्रोटीन नहीं बनाएगी, बल्कि वो बॉडी में एज ए फैट के तौर पर स्टोर होना शुरू हो जाती है। कि जब आप प्रोटीन की इंटेक ज्यादा कर देते हैं अपनी बॉडी में तो आप फैट की तरफ आते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि आप रेड मीट की कंजम्पशन ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो इस वक्त हमारे पास रेड मीट और मिल्क है। तो आप जब इनकी इंटेक ज्यादा कर देते हैं तो सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो बढ़ सकते हैं। रेड मीट में तो बहुत ज्यादा फैट कंटेंट होता है, इसी तरह होल मिल्क में भी। तो इन्हीं सोर्सेज पे खास तौर पर रिलाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी प्रोटीन इंटेक है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़ने से क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट इज कैल्शियम लॉसेज इन द, ये उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करेगा जो कि कैल्शियम रिच सोर्सेज नहीं लेते, जैसे नट्स हैं, मिल्क है और इसी तरह मिल्क से बने प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए मसला क्रिएट कर सकता है। इसी तरह जब आप रेड मीट जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स या पोल्ट्री या नट्स वगैरह के निस्बत जो है ज्यादा ले रहे होते हैं तो कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, और वो भी खासतौर पे कोलोन कैंसर का। क्योर्ड मीट होते हैं यानी जो प्रोसेस्ड मीट आप ले रहे होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप उसको कुक करते हैं तो उसमें कुछ कंपाउंड्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो इस लिहाज से रेड मीट जो है वो डेंजरस है। दैट्स व्हाई वी रिकमेंड दैट यू इंक्रीज द इंटेक ऑफ पोल्ट्री, नट्स, सीड्स एंड लेग्यूम। इसके अलावा एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक जो है वो किडनीज को ओवरबर्डन करती है कि किडनीज को ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन स्क्रीट आउट करना पड़ता है। सीकेडी या एंड स्टेज रीनल फेलियर के केस में हम प्रोटीन इंटेक काफी हद तक कम कर देते हैं पेशेंट्स की, ताकि किडनी पे जो है वो बर्डन ना हो। एक्सेस ऑफ प्रोटीन इंटेक लीड्स टू एक्सेसिव यूरिनेशन, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है। इन द नेक्स्ट स्लाइड विल डिस्कस अबाउट द प्रोटीन सप्लीमेंट्स। मार्केट में प्रोटीन सप्लीमेंट्स डिफरेंट फॉर्म में आते हैं, कुछ प्रोटीन पाउडर्स की फॉर्म में आते हैं, कुछ वे प्रोटीन की फॉर्म में आते हैं, कुछ पिल्स की फॉर्म में भी आते हैं। और इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स को सबसे ज्यादा जो अब्यूज करें वो इस वक्त एथलीट्स हैं। क्या है कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं या हेल्थ फूड स्टोर्स हैं, मैगजीन्स हैं जो इसको एडवर्टाइज करते हैं गलत वे में कि ये हमारी हेल्थ के लिए जरूरी हैं या ये मसल बिल्डअप के लिए जरूरी है। लेकिन रिसर्च से पता चला है कि अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट ना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं दे आर डेंजरस इन मेनी वेज, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एथलीट्स के अलावा भी कुछ डाइटर्स हैं जो कि खास तौर पे वेट लॉस के लिए यूज करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के। वो समझते हैं कि हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेके प्रोटीन इंटेक जो है वो अपनी बॉडी में कम कर सकते हैं बाकी सोर्सेज से और हम अपना वेट लूज कर सकते हैं, जबकि ऐसा असल में नहीं होता। इसी तरह विमेन हैं जो अपने बालों के लिए या अपने नेल्स की मेंटेनेंस के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए जो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना शुरू हो जाते हैं। These supplements don't work the miracles. So the first protein supplement that I'm going to discuss is protein powder. प्रोटीन पाउडर्स भी एथलीट्स जो है वो सिर्फ इसलिए ले रहे होते हैं कि शायद इसकी वजह से उनके मसल्स जो है वो बिल्डअप करेंगे, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। क्योंकि प्रोटीन पाउडर जो है वो आपको अमीनो एसिड्स दे रहे होते हैं, तो वो समझते हैं कि इन अमीनो एसिड्स के जरिए हमारी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाएगी मसल्स में। लेकिन इसमें भी वही वाली बात आ जाती है कि प्रोटीन पाउडर्स जो है उनको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेचुरल सोर्सेज लेते हैं जैसे लीन मीट है, मिल्क है, एग्स है, लेग्यूम्स हैं, तो आपको इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स की या इन प्रोटीन पाउडर्स की कतई जरूरत नहीं है। जो प्रोटीन पाउडर्स हैं वो आपको एक खास कम्बिनेशन देंगे अमीनो एसिड्स की, और ऑब्वियसली अगर वो अमीनो एसिड कम्बिनेशन आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो वो टॉक्सिक लेवल पे जा सकती है। फिर से वही वाली बातें जो पीछे मैंने बताई हैं आपको कि वो किडनी पे बर्डन कर सकती है, डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकती है। तो इसलिए प्रोटीन पाउडर्स का या इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स का कोई फायदा नहीं है। वे प्रोटीन क्या है कि जब इंडस्ट्रीज में चीज मैन्युफैक्चर होता है तो उस प्रोसेस में एक वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं वे प्रोटीन। और वे प्रोटीन जो है बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स का हिस्सा है। कुछ एथलीट्स हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट से या मीडिया से गलत इंफॉर्मेशन लेके वे प्रोटीन यूज करना शुरू हो जाते हैं। खासतौर पे एलीट एथलीट्स ऐसा काम करते हैं कि वो समझते हैं कि उनके हैवी वर्कआउट्स हैं, उनके टफ स्केड्यूल्स हैं, तो इस फॉल्स होप में स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो वे प्रोटीन लेना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इट ओनली इंक्रीजेस द प्रोटीन सिंथेसिस स्लाइटली, इट डजंट एनहांस द वर्क परफॉर्मेंस। जो भी आप लोगों में से एथलीट्स हैं अगर वो वे प्रोटीन पे फजूल पैसे खर्च करना चाहते हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो एक कप मिल्क लेना शुरू करते हैं अपनी डाइट में, तो उसमें भी काफी हद तक वे जो है मौजूद होता है और वो आसानी से उनको मिल सकता है, और उसकी वजह से जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं वो उनको मिल सकते हैं। और इसके अलावा ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं इनमें सिर्फ प्रोटीन प्रिपरेशन होती है, इसके अलावा ये कोई और आपको इंग्रेडिएंट या न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे होते हैं। तो इस वजह से आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स जो हैं वो टॉक्सिक लेवल पे जा सकते हैं। दीज अमीनो एसिड्स डोंट वर्क वंडर्स फॉर यू। ठीक है,
आप जब एक्सेसिव प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी उसको डिसमेंटल कर देती है, उसको यूज करना शुरू हो जाती है फॉर एनर्जी, फॉर स्टोरिंग बॉडी फैट। ऑब्वियसली इसकी वजह से आपका वेट ही बढ़ेगा, आप ओबीज हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली इस तरह अडेप्टेड है कि वो अनयूजुअल और एक कंसंट्रेटेड कम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड नहीं ले सकती। जो आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड अमाउंट में अमीनो एसिड लेना शुरू हो जाते हैं, और वो भी अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स के जरिए, नॉट फ्रॉम द नेचुरल डाइट। नेचुरल डाइट जो है वो आपको मिक्स ऑफ एसिड देती है और इसके अलावा बाकी भी न्यूट्रिएंट्स आपको देती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर है, फैट है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं। लेकिन अमीनो एसिड सप्लीमेंट जो है वो आपको सिर्फ एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में अनयूजुअल कॉम्बिनेशन में अमीनो एसिड देते हैं, जिसकी वजह से बाकी अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, उनकी एब्जॉर्प्शन में कमी हो सकती है। So always check with your physician or dietitian if you really need them. So always choose healthy options and try to cover your protein intake through natural diet.